तो पश्चिम बंगाल में खेला तो हो रहा है, ये आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन अब जरा पार्लियामेंट के जरिए आपको कुछ आंकड़े समझाते हैं जिसके जरिए आप पश्चिम बंगाल का मिजाज क्या है, क्या कहता है, क्या रहा है, उसको आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि बीजेपी की पूरी ताकत वहां पर लगी, उसके बावजूद क्यों ममता बनर्जी को चुना गया है। यह हम आपको विधानसभा दिखा रहे हैं, विधानसभा जहां पर अब तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठेंगे। इसके बाद हम आपको पार्लियामेंट भी लेकर चलेंगे, 2019 के आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन ये विधानसभा है और विधानसभा में 201 तृणमूल कांग्रेस के विधायक अब चुनकर जाएंगे। अब तक के जो रुझान 292 के सामने आए हैं, 200 पार का जो आंकड़ा दोनों ही पार्टियों की ओर से दिया गया था, उसमें टीएमसी यहां पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है 201 के साथ। भारतीय जनता पार्टी 89 पर, 89 सीटें, और यकीनन अब वहां पर बीजेपी के भी जो 3 सिर्फ कैंडिडेट थे 2016 में, अब उनका दायरा काफी ज्यादा यहां पर बढ़ जाएगा। 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठे हुए दिखाई देंगे। सिर्फ बीजेपी होगी, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस होगी, लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं ऐसा लग रहा है कि कोई भी जीतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि 2016 में ठीक प्रदर्शन इन लोगों की ओर से किया गया था। इन आंकड़ों के जरिए समझिए कि दोनों पार्टियों का क्या हाल हो गया है। 2016 में 211 सीटें जीती थी टीएमसी ने, 2011 में 184 सीटें जीती थी। 2011 से भी अच्छा प्रदर्शन इस बार करते हुए तृणमूल कांग्रेस यहां पर दिखाई दे रही है, जबकि 211 सीटें उसने जीती थी 2016 में, उसके मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन इसको भी प्रचंड आप जीत कह सकते हैं। इस वक्त जो मौजूदा स्थिति पश्चिम बंगाल में टीएमसी को लेकर देखने को मिल रही है। जयंत घोषाल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रभु चावला हमारे साथ मौजूद है, टीएमसी और बीजेपी के लीडर भी मौजूद है, लेकिन अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे ममता बनर्जी के कालीघाट के पास स्थित आवास से। अनुपम, इस वक्त की लाइव तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और ममता बनर्जी कब सामने आएंगी, कब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। इन आंकड़ों पर उनकी पहली टिप्पणी का इंतजार किया जा रहा है। कुछ जानकारी मिल पाई है ममता बनर्जी के हवाले या उनकी पार्टी टीएमसी से? जी बिल्कुल अंजना, इस वक्त हम लोग जहां पर हैं ममता बनर्जी के घर के ठीक बगल में जो शामियाना टेंट बनाया गया है और जो जायंट स्क्रीन मेरे पीछे आप देख रही हैं, ये जायंट स्क्रीन लगाया गया है ताकि ममता बनर्जी थोड़ी देर में यहां पर वर्चुअली प्रेस को और लोगों को संबोधित करें। और ममता बनर्जी के घर के बाहर अभी से ही कार्यकर्ताओं की भीड़ भी उमड़नी शुरू हो गई है। लोग होली खेल रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पिछली बार जो हमने देखा था कि हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ममता बनर्जी के घर के बाहर लोग जुटते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इतनी भीड़ नहीं है। लेकिन कुछ जो बेहद उत्साहित लोग हैं हरे रंग से होली खेल रहे हैं और एक तरह से जो ट्रेंड है, जो टीएमसी के लोग बोल रहे हैं ये टीएमसी की सुनामी है और वो अपेक्षा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा और सुदृढ़ हो जाए ये जो ट्रेंड है, कंसोलिडेट हो जाए। इसके बाद ममता बनर्जी यहाँ पर जो मेरे पीछे जायंट स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्रेस को और लोगों को संबोधित करेंगी। और ममता बनर्जी का आवेग जग जाहिर है, वो दुख भी प्रकट करती हैं त्वरित, गुस्सा भी, खुशी भी त्वरित प्रकट करती हैं। तो हो सकता है बहुत देर का इंतज़ार न करना पड़े, बस इंतज़ार जो है ममता बनर्जी जो हमारी बात हुई है। और ममता बनर्जी थोड़ा चिंतित है नंदीग्राम की सीट को लेकर, बार बार खोज खबर ले रही हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं वो ममता बनर्जी के लिए खासतौर पर चिंता का विषय बना हुआ है। 6 राउंड 7 राउंड की वहाँ पर वोटिंग हो गई है, लेकिन वहाँ पर भी जो नंदीग्राम 2 और नंदीग्राम 1 की बात है, तो एक जो है वो हिंदू बहुल इलाका है, 2 जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। अब ये साफ नहीं हो पा रहा है कि नंदीग्राम 2 की वोटिंग हुई है या नंदीग्राम 1 की वोटिंग हुई है। तो हो सकता है कि और 11वां राउंड जब तक आएगा तब तक वहां पर और क्लैरिटी आ जाएगी कि वहां पर क्या हो रहा है। और जब तक वहां पर कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी यहां पर संबोधित करेंगी, भले ही टीएमसी जीतती हुई दिखाई दे। ममता बनर्जी इंतजार करेंगी नंदीग्राम में जो क्लैरिटी अगर आएगी उसके बाद ही वो यहाँ लोगों को और प्रेस को संबोधित करेंगी। नंदीग्राम से तो बहुत मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर अनुपम, क्योंकि लगातार सुबह से ही नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। ऐसे में शाम होते होते अगर आंकड़े उनके पक्ष में नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति में दीदी का अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि टीएमसी तो प्रचंड तरीके से जीत रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी अपनी ही सीट नंदीग्राम से संघर्ष कर रही है इस वक्त, और वो भी अपने ही पुराने सिपहसालार से।
जी बिल्कुल, नंदीग्राम जो सीट पर जो हो रहा है, ममता बनर्जी बारंबार खबर ले रही हैं, सूचना ले रही हैं, संवाद कर रही हैं जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो एजेंट हैं उनसे, कि वहां पर क्या स्थिति बन रही है, किस जगह का वहां पर वोटिंग हो रही है, नंदीग्राम 2 में भी किस जगह की, सोनाचूड़ा की हो रही है या किसी और जगह की हो रही है। और इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड भी कर रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पर मुस्लिम वोट भी कंसोलिडेटेड हो रहा है जिस तरीके से और जगहों पर हुआ है, और वहाँ पर अगर वोटिंग नहीं हुई है तो उसकी वोटिंग अगर होती है तो ममता बनर्जी को उसका त्वरित लाभ मिलना शुरू होगा, वो दिखाई देगा। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड आ रहा है उसमें शुभेंदु अधिकारी काफ़ी आगे चल रहे हैं, तो ममता बनर्जी का इंतजार है कि नंदीग्राम की सीट पर क्या होगा, और शाम तक ये क्लियर भी हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी रणनीति भी तय करेंगी कि किस हिसाब से, जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है उसी हिसाब से ममता बनर्जी रणनीति तय करेंगी। लेकिन फिलहाल सबको ही, खासतौर पर ममता बनर्जी को इंतजार है नंदीग्राम की सीट पर कोई क्लैरिटी आए। ठीक है, अब इसी के साथ प्रभु मैं सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद जयंतदा आपका भी रुख करूंगी, और साथ ही हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़े हुए हैं। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये बात, क्योंकि नंदीग्राम को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है ममता बनर्जी। सुबह से ही एक भी बार ऐसी खबर नहीं आई सामने जब वो वहां पर लीड हासिल कर रही हो शुभेंदु अधिकारी के ऊपर। शायद यही कारण है कि 201 का आंकड़ा छूने के बावजूद अभी ममता बनर्जी इंतजार कर रही है ताकि नंदीग्राम को लेकर कम से कम क्लैरिटी हो, उसके बाद ही वो आकर अपने लोगों को संबोधित करेंगी। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जब नेता का जब तक अपना चुनाव अनाउंस नहीं हो जाए तो नेता की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट देना बड़ा प्रीमेच्योर होगा। अब कितनी लीड है मेरे को उनके आंकड़े सामने नहीं है, परंतु मेरे को अभी भी लगता है कि थोड़ा कांटे की टक्कर जो पहले थी प्रदेश में तो नहीं दिखाई देती, परंतु वहाँ जरूर दिखाई दे रही है कांटे की चक्कर उनके अपने चेले में और उनके लीडरशिप के अंदर। अगर वो हार भी जाती हैं, जैसे पहले भी हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर चीफ मिनिस्टर तो वही बनेंगे, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, तो उसके ऊपर आपको कोई डिस्कशन का मेरे को लगता है कोई चांस नहीं है, क्योंकि उन्हीं की वजह से पार्टी बाकी जगह जीत रही है। इसलिए जीते कि ममता को लोगों ने वोट दिया है, टीएमसी को नहीं दिया है। मेरा ये मानना है कि पर्सनैलिटी ड्रिवन इलेक्शन था। ममता जी ने अपने आप को मोदी जी और शाह के मुकाबले में खड़ा कर दिया, और उन दोनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि हर बात दीदी कह करके उनको प्रचार किया। दीदी का जितना प्रचार बीजेपी के नेताओं ने किया उतना शायद उनकी पार्टी ने अपना भी नहीं किया होगा। तो इसलिए लगता है कि बंगाल की जनता ने दीदी का प्रचार इतना होने के बाद उनकी पार्टी को जिता दिया, कि हर जगह दीदी चुनाव नहीं लड़ी थी वहां पर, क्योंकि उनका चेला है जो वहाँ की लाई ऑफ द लैंड को जानता है, रिसोर्सेज उसके पास थे, और उनको लगता था कि ममता को हराने से बीजेपी की एक असेसमेंट ये भी थी, जो मेरे को अपने सूत्रों से पता लग रहा है कि बीजेपी की सीटें लगभग 140 या 135 के करीब आएंगी, और 15 सीटें ऐसी थी टीएमसी की जो जीत के आएंगे, जो बीजेपी के टच में थे उनको तोड़ दिया जाएगा। ऐसा एक सुनने में आया, गलत भी हो सकता है, और प्रचार होते हैं। जिस तरीके से एक विज्ञापन का टैगलाइन अब एकदम इत्तेफाक है कि इस समय चल रहा था हमारे स्क्रीन पर, सही चुनो सुरक्षित रहो, शायद ममता बनर्जी को यह कहने का प्रयास है। जब उन्होंने चुनी थी यहां नंदीग्राम की सीट, उस समय से बहुत ज्यादा चर्चा थी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी अगर वहां पर चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का जो पारंपरिक वोट बैंक था वो भी उनके पास जा रहा था, और चूंकि आंदोलन से वो जुड़े रहे थे, वहां पर आंदोलन का चेहरा रहे थे, इसीलिए उनका अपना एक वोट बैंक भी था। हालांकि यही बात, इस पर हम अभी भी कायम रहेंगे कि अभी बहुत शुरुआती बातें भी हम कह सकते हैं, इसको हो सकता है बाजी आगे चलकर पलट जाए, लेकिन अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है उसमें तृणमूल के लिए खतरा खत्म होता नजर आ रहा है। 202 सीटों का रुझान तृणमूल को आगे दिखा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी तेजी से पीछे हटते हुए अभी, लेकिन फिर भी पिछले बार के 3 के आंकड़े पे तो 88 भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ दिल को खुश करने का ख्याल है, यही दिख रहा है जयंतो जी। हाँ, इसीलिए जल्दबाजी में हम इसीलिए नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि अभी मैंने संपर्क किए थे ममता बनर्जी के जो क्लोज एसोसिएट्स हैं। ममता जी इसीलिए बाहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि नंदीग्राम के जो नतीजे हैं वो देखना चाहते हैं, और ममता बनर्जी, अगर आप उनके जो माइंड ऑफ ममता बनर्जी अगर आप पूछे, अभी भी शी इज कॉन्फिडेंट कि वो जीतेंगे, और चुनाव के जो लास्ट 2 लेग है वो 2-3 लेग में, अच्छा ये सही बात है कि शुभेंदु अधिकारी का सफलता मिला है, और ये सीट कठिन सीट था, इसीलिए चैलेंज लेके ममता जी ने बाकी सीटों में भी इसका, इसीलिए हम लोग चर्चा के समय उस समय बोले थे कि ये मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि ये जो हिम्मत दिखाना शुभेंदु अधिकारी के साथ,
और ये करके बाकी राज्य में, पूरी राज्य में ममता का फायदा हुआ है। लेकिन इस समय शुभेंदु अधिकारी को सफलता मिले हैं कि वो ध्रुवीकरण जो पश्चिम बंगाल के पूरी राज्य में नहीं हुआ। अभी पता चल रहा है कि नंदीग्राम एक सीट है जहां हिंदू मुस्लिम हुआ है, नहीं तो शुभेंदु अधिकारी। लेकिन जयंतदा इस समय रोक रहे क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो ये कि अभी तक जो बहुत तेजी से अपनी लीड कायम रखे हुए थे और हर चरण की काउंटिंग के साथ उनकी लीड बढ़ती जा रही थी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की लीड जो है वो थोड़ी कम हो गई है इस समय ममता से। 3775 वोट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। अभी भी बढ़त तो है लेकिन उतनी बढ़त नहीं है। देखिए 34,430 शुभेंदु अधिकारी को, 30,655 वोट अभी तक ममता बनर्जी के खाते में गए हैं। और जो हम नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2 की बात करते हैं जहां पर भारी ध्रुवीकरण के हिसाब से आप इन दो क्षेत्रों को समझ सकते हैं। एक क्षेत्र है जहां ममता बनर्जी का गढ़ जिसे आप कह सकते हैं, दूसरा क्षेत्र है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की दखल ज्यादा है। और इन दोनों के बीच जो मतगणना इस समय चल रही है उसमें लीड कम हो गई है शुभेंदु अधिकारी की, लेकिन अभी भी 34,430 वोटों के साथ शुभेंदु अधिकारी आगे और ममता बनर्जी 30,655 वोटों के साथ ठीक उनके पीछे बनी हुई है। बेहद दिलचस्प मुकाबला ये चल रहा है नंदीग्राम की सीट पर। बाकी इलाकों के तो जो आंकड़े हैं वो अभी तक तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत राहत लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरा मुकाबला बढ़ रहा है, जिस तरीके से अब तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने नाच गाना और जो हरी अबीर है उसके साथ खेला शुरू कर दिया है, ममता बनर्जी राहत की सांस लेने लगी होंगी। नंदीग्राम तो ठीक है लेकिन उन्हें यह भी पता है कि उन्होंने एक रिस्क लिया था और उस रिस्क को भले ही नतीजे नकार दें, लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस 200 के पार रहती है, तीसरे टर्म में ममता बनर्जी 200 के पार अपनी पार्टी को अगर ला सकती है तो नंदीग्राम को माफ करके उनको मुमकिन है कि अपनी सीट पर वापस लड़ने का मौका भी दे दें। देखिए श्वेता जी, अभी तो ये नंदीग्राम की लीड कम हुई है तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा और लोगों को इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात, मैं दो बातें इस पर कहूंगा। देखिए पश्चिम बंगाल का भी इतिहास देख लीजिए, जयंतदा मुझे सही करेंगे अगर कहीं गलत हो। यहाँ बंगाली पार्टी बनाम राष्ट्रीय पार्टी चुनाव होता रहा है। सीपीएम जो थी वो बंगाली पार्टी थी और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी और सीपीएम ने उसको लगातार हराया। उसके बाद ममता बनर्जी की पहचान एक बंगाली पार्टी के रूप में टीएमसी की और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो जो नतीजे आ रहे हैं 200 पार या 200 के आसपास और भाजपा जो है 80 और 90 के बीच में अटकी हुई है, तो ये उसका एक परिणाम है। दूसरा जो है कि बंगाल में हमेशा लीडर को वोट मिला है, वो विधानचंद्र राय हो, ज्योति बसु हो, सिद्धार्थ शंकर रे हो या बुद्धदेव भट्टाचार्य तक वो बात रही है। और उसके बाद ममता बनर्जी एक लीडर के रूप में आई। वही भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडर नहीं था और बंगाली लीडर के रूप में ममता बनर्जी ने अपनी पहचान बनाई। ये दूसरा बड़ा फैक्टर है। और तीसरा जो है, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, ट्रिपल एम, जिसमें उनकी तमाम सारी स्कीमें, मुसलमानों का वोट, महिलाओं का वोट और भद्र लोग बंगाली वोट, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद रहा है। ये जो उन्होंने नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया, ये निश्चित रूप से एक साहसिक फैसला था। और कोई भी नेता, ममता बनर्जी जिस बात के लिए जानी जाती है, अगर वो नंदीग्राम से पीछे हट जाती या 2 सीटों से चुनाव लड़ती, जिसका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जिक्र किया था कि दीदी अभी कहीं और भी चुनाव लड़ सकती है, जिस पर उन्होंने तुरंत काउंटर अटैक किया था। तो ममता बनर्जी का जो स्वभाव है, जिसके लिए वो जानी जाती है, वो कि वो रिस्क लेती है। उन्होंने सीपीएम से लड़ाई लड़ी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े बड़े नेताओं से लड़ाई लड़ी और पार्टी छोड़ी। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने नंदीग्राम में अपना नामांकन कराया और घोषणा की मैं यहीं से लड़ूंगी, तो इसका असर पूरे पश्चिम बंगाल पे पड़ा। और पश्चिम बंगाल पे इसलिए पड़ा कि तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है तो थोड़ा डिमोरलाइज हो रहा था, वो एक्टिवेट हो गया। और जो जश्न जो तृणमूल के कांग्रेस कार्यकर्ता मना रहे हैं, चूंकि राजनीतिक दलों का, हर राजनीतिक दल का अपने जमीनी स्तर पर बहुत कनेक्ट होता है। हमारे आप तक खबरें देर से पहुंचती हैं, उनके पास जो उनका नेटवर्क है, वहां से जो सूचनाएं आती है वो काफी उनको उत्साहित करती हैं अगर वो जीत रहे होते हैं। तो ये जो लक्षण है कि जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइंस के बावजूद, चुनाव आयोग के तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद तृणमूल के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास जो जानकारियां आ रही हैं वो उत्साहवर्धक जानकारियां हैं और ट्रेंड भी वही दिखा रहे हैं। नंदीग्राम में मुझे अभी भी लगता है कि देर खींच खाच के चुनाव बहुत कांटे का होगा और ममता बनर्जी जीतेंगी, क्योंकि जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में जो वोट मिला है नंदीग्राम उससे अलग नहीं होगा, वो पैटर्न वहां भी लागू होगा। लेकिन अभी चूंकि शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार वहां का स्थानीय परिवार है, उसका अपना एक बेस रहा है, तो इतनी आसानी से कि वो
मैदान छोड़ दे या उसकी जमानत जब्त हो जाए, वो स्थिति नहीं है। लड़ाई कांटे की रहेगी और मुझे लगता है वही जो नई दिल्ली में 1991 में हुआ था, आडवाणी जी बनाम राजेश खन्ना, कुछ उसी तरह से ममता बनर्जी जीत सकती है चुनाव। नहीं, अभी देखते हैं वाकई, क्योंकि नंदीग्राम सिंगूर दोनों को लेकर ये कहा जा रहा था, दोनों में ये चीज देखने को मिला था कि जो वहां का भूमिपुत्र जिसे कहा जा रहा था, जो आंदोलन का हिस्सा थे टीएमसी के, वो दोनों बीजेपी की तरफ आकर और वहां से चुनाव लड़ रहे थे। अब शुभेंदु अधिकारी किस हद तक लोगों को अपने पक्ष में उस हिसाब से करने में वहां कामयाब हो पाएंगे कि एक सिटिंग सीएम को, वो अपनी गुरु को वो उस हिसाब से हरा पाए, ये एक बहुत दिलचस्प राजनीतिक मुकाबला जरूर है। लेकिन जयंतोदा, जो सीटों का फासला है, और मुझे लगता है कि अभी तो ये एक ऐसा नतीजा है जिसका आकलन आने वाले समय में लंबे समय तक किया जाएगा। क्या सीटों में जो फासला है दोनों के बीच में, वो कितने अंतर से कौन जीत रहा है, क्या दबदबे के साथ कौन जीत रहा है, लेफ्ट और कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ होता नजर आना। मुझे याद है उस दिन जब टीएमसी के एक नेता हमारे साथ थे, उन्हें इस बात पर बड़ा बुरा लग रहा था कि कांग्रेस क्यों नहीं, लेकिन मुमकिन है कि वो सारा जो बीजेपी विरोध का वोट था, वो एक मुश्त एक साथ होकर ममता बनर्जी के साथ, उनके ओरिजिनल वोट बैंक के साथ जुड़कर उन्हें इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचा रहा है। बिल्कुल, देखिए, इसमें अभी तो पोस्टमार्टम हर राजनीतिक दल करेंगे। जैसे देखिए, कांग्रेस एक कैच 22 सिचुएशन में था। अगर ममता के साथ सोनिया गांधी जी की भी बात हुई थी, ममता जी एक दिल्ली आए थे, लेकिन उस समय अधीर चौधरी और राहुल गांधी के साथ जो फैसला हुआ, अब्दुल मन्नान जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो खुद आज हार रहे हैं, तो ये उस समय ममता के खिलाफ प्रायोरिटाइज करना कांग्रेस को, बाद में फिर राहुल गांधी ने रीथिंकिंग हुआ, फिर वो चुनाव के कैंपेन में ठीक से पूरी हार्ट एंड सोल करके जो कैंपेन होती है। देखिए, बीजेपी जो भी चुनाव का नतीजा हुआ है, मोदी जी और अमित शाह जी में ये एक सुविधा है, राजनीतिक स्ट्रेंथ है कि वो जब फैसला लेते हैं उसमें कॉन्फ्यूजन, ग्रे एरिया नहीं रहते हैं, वो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रैटेजी होते हैं। तो अभी भाजपा ने जो भी है, मतलब अगर प्रतिपक्ष भी होते हैं तो वो तो लेफ्ट और कांग्रेस के जो स्पेस है वो ले लिया है ना। पश्चिम बंगाल में कभी हम रिसेंट पास्ट में तो ये नहीं देखा, लेकिन कांग्रेस कंफ्यूज था। अभी देखिए, लेफ्टिस्ट ने सिद्दीकी के साथ हाथ मिलाया, तो मुस्लिम लीग के साथ जाने के कारण सीपीएम के पार्टी कांग्रेस तक केरला में कितना कंट्रोवर्सी हुआ था। और अभी एक पहली बार एक मुस्लिम पार्टी पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ है, और उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी को वो हिंदू फंडामेंटलिज्म कहते हैं, तो खुद कम्युनिस्ट मुस्लिम सेपरेटिज्म के साथ हाथ मिला के सोचे थे कि हमको बड़ा एक संख्या मिल जाएगा, और क्या हुआ उसके नतीजे। अभी तो ये चर्चा का विषय होगा कि अगर हम नहीं जाते सिद्दीकी के साथ, अभी सलीम खुद हार रहे हैं, तो ये जो स्थिति हो गया है, अगर नहीं जाते तो क्या हिंदू वोट जो है वो हिंदू वोट मुस्लिम ये तुष्टीकरण के साथ जो पार्टी के साथ मिलके कम्युनिस्ट ने किया है उसके लिए नुकसान हुआ, ये सब सवाल अभी आएगा। लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम में, चित्रा जैसे आप कह रहे थे कि प्रफुल्ल सेन हार गए थे, पार्टी खत्म हो गया था, बुद्धदेव भट्टाचार्य हार गए थे, सीपीएम पार्टी खत्म हो गया था, तो वो बहुत इजी सिचुएशन था टू एनालाइज। लेकिन आज जो स्थिति हो गया है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि ममता बनर्जी अगर हार जाए और तृणमूल कांग्रेस 200 पार करे, तो उसमें मुझे लगता है ममता बनर्जी का जो इमोशनल और ममता बनर्जी का जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का, वो खुद कहेंगे कि हम छोड़ देंगे। लेकिन अभी अभिषेक खुद पहुंच गए हैं कालीघाट में, और पूरी पार्टी ममता बनर्जी से ही वो टीएमसी पार्टी शुरू होती है और वहीं पर जाकर खत्म हो जाती है। अभिषेक बनर्जी तो अभी बहुत नए नवेले नेता हैं, उनको लेकर ही हमने देखा किस तरह का विद्रोह देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, ये तमाम लोग बाहर चले गए। तो ममता बनर्जी से ही जो पार्टी जानी जाती हो, जिसने खुद 1998 में इस पार्टी को जन्म दिया हो, वो ममता बनर्जी अगर आज हार जाती हैं, वो इस तरह की बातें हो सकता है करें, लेकिन उनकी पार्टी में कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसको भी हम सबको मानना होगा। ममता बनर्जी के अलावा किसी और का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए उस पार्टी के नेता नहीं तैयार होंगे। जयंतोदा। हाँ, लेकिन अभी मैं ये चर्चा इसीलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अभी भी जो अभी चुनाव का जो चल रहा है काउंटिंग, उसमें मुझे ये जानकारी मिला है, कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है उसमें काउंटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ।
तो मुस्लिम वोट जो है वहां इंडियन सेकुलर फ्रंट का कैंडिडेट नहीं था। सीपीएम का जो कैंडिडेट मीनाक्षी, शी वॉज अ वेरी यंग एंड पॉपुलर वुमन, फिर भी देखिए मीनाक्षी को वोट नहीं मिला। तो अभी इस समय लास्ट ये जो राउंड्स है, टक्कर देने की कोशिश नहीं की गई थी लेफ्ट दलों की ओर से। हाँ, अच्छा मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, अगर ममता के जगह तृणमूल के और कोई लीडर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कैंडिडेट किया जाता तो इस समय शुभेंदु अधिकारी जीत गए। हाँ, क्लियरली होता। और विनोद जी है इसमें ममता बनर्जी को नकारने के तौर पर हम नहीं देख सकते हैं अभी क्योंकि ममता बनर्जी के चेहरे पे ही तो बंगाल के, अगर 202 पे लीड है तृणमूल का इस समय, रुझानों में तृणमूल 202 सीटों पर आगे है, तो वो मैंडेट भी तो ममता बनर्जी को ही जा रहा है। बिल्कुल। विनोद जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आज आपने मुझसे सवाल पूछा है जी कि ये जो 202 भी हम बढ़त देख रहे हैं तृणमूल की, वो भी तो मैंडेट ममता बनर्जी को ही जा रहा है। उनके ही चेहरे, उनके ही नाम पर ये वोट पड़े होंगे तृणमूल को। निश्चित रूप से श्वेता जी, ये जो मैंडेट है ममता बनर्जी का ही मैंडेट है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब जो लीडर बेस्ड पार्टियां होती हैं वो लीडर के नाम पर ही चलती हैं, और इस देश में लीडर को ही चुना जाता है। आप राष्ट्रीय राजनीति देख लीजिए या क्षेत्रीय राजनीति देख लीजिए। कांग्रेस में जब तक जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक थे, कांग्रेस पूरे देश में जीतती रही। भाजपा जो जनसंघ के जमाने से कैडर बेस्ड पार्टी थी, लेकिन जब तक अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में लीडर नहीं आए तब तक वो नहीं जीती। और जब 2004 से लेकर 2010 तक 12 तक जो है कोई लीडर नहीं था भाजपा में, भाजपा लगातार 2 चुनाव हारी। जैसे ही नरेंद्र मोदी लीडर बन के आए, पूरे देश ने उनको स्वीकार कर लिया और पहली बार बहुमत से जीते, और उसके बाद दूसरी बार 303 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती। इसी तरह आप क्षेत्रीय राजनीति में देख लीजिए, सीपीएम भी हारी क्योंकि ज्योति बसु चले गए, लीडर चला गया, कैडर और सारा मास बेस ध्वस्त हो गया। तो लीडर की पार्टी इस देश में अवतार पूजा का देश चाहिए। यहाँ लीडर को वोट मिलता है, आप कितना कैडर बना लीजिए, कैडर खाली उसको ट्रांसलेट करता है नीचे जमीन पर। कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल में कोई लीडर नहीं है, कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई लीडर नहीं। इसीलिए ममता बनर्जी चूंकि लीडर है, इसलिए पूरा वोट की ममता बनर्जी को ही मिल रहा है। वो चाहे आप जो जीत रहे हैं एमएलए या जो मंत्री, ठीक है, उनका काम होगा अपने क्षेत्र में, लेकिन कुल मिला के जो वोट पड़ रहा है वो टीएमसी को जो भी सीटें मिल रही है वो ममता बनर्जी के नाम पे ही मिल रही है। अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाऊं उसके पहले विनोद जी, एक और बात है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है कि सीटों के बंटवारे के दौरान भी टीएमसी ने किस तरह से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की थी। देखिए, 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, 79 एससी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। 2016 के मुकाबले 42 मुस्लिम उम्मीदवार, यानी कि मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम कर दी गई, जो 57 थे 2016 में, इस बार सिर्फ 42 को ही टिकट दिया गया। इसके जरिए मुस्लिम जो ये तुष्टीकरण की छवि उनकी बन रही थी उसको तोड़ने की उनकी ओर से कोशिश की गई। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को उनमें टिकट नहीं दिया, जिनमें सिंगूर के भी उनके मौजूदा विधायक शामिल थे, जो अभी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके अलावा 160 सीटों पर टीएमसी ने नए उम्मीदवार उतारे, 114 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है और 28 सिटिंग एमएलए इंक्लूडिंग 5 मंत्री का टिकट भी काट दिया गया था इस पार्टी की ओर से। इसी के जरिए समझा जा सकता है कि दरअसल इस चुनाव को जीतने के लिए एक एक समीकरण पर किस तरह से ममता बनर्जी की टीएमसी ने काम किया और अब वो नतीजों में कन्वर्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सीधे अनुपम मिश्रा का रुख करते हुए, अनुपम, दीदी का इंतजार किया जा रहा है, 203 सीटों के साथ अब की बार 200 पार हो गया है और खेला कर दिया दीदी ने पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी कब सामने आ रही हैं, या फिर यही माना जाए कि दरअसल नंदीग्राम को लेकर पेच फंसा हुआ है, इसीलिए अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में ममता बनर्जी और उनके तमाम दिग्गज नेता इस वक्त कालीघाट जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर बैठे हुए हैं। है वहाँ पर अगर वो लीड लेती हैं, अगर वो लीड ले देती हैं तो वो यहाँ पर आएंगी मतलब मेरे पीछे जो जाइंट स्क्रीन है उसको वहाँ से लोगों को और प्रेस को संबोधित करेंगी। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है ममता बनर्जी अगर 2011 हो या 2016 हो, जैसे ही जो लीड होती है वो सुदृढ़ होनी शुरू होती है, ममता बनर्जी तुरंत प्रेस के सामने आती हैं, लोगों के सामने आती हैं। लेकिन इस बार देरी हो रही है, उसकी वजह एकमात्र और बेहद साफ है कि नंदीग्राम में अभी भी ममता बनर्जी ट्रेल कर रही हैं
रही हैं, पीछे चल रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी, जो हमारी बातचीत हो रही है, ममता बनर्जी के आसपास जो लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि ममता बनर्जी वहाँ से जीतेंगी। और एक और बात है कि ममता जो कह रहे हैं वो कि पूर्व मिदनापुर का अगर हम डेमोग्राफी देखें और पूर्व मिदनापुर और उसके आसपास की 35 सीटें, जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि वो जीतेंगे, और बीजेपी ने यही वो दांव खेला था, बड़ा दांव था। और जब पहला और दूसरा चरण हो गया तो बीजेपी ने कहा था कि हम 90% सीटें वहां से जीत भी चुके हैं। लेकिन अगर अभी हम देखें तो लगभग बराबरी का मुकाबला चल रहा है, यानी कि पूर्व मिदनापुर जो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जाता था, वहां पर भी शुभेंदु अधिकारी प्रभुत्व नहीं दिखा पा रहे हैं पूरी तरह से। जो सीट बीजेपी कह रही थी, शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि हम लगभग 90-95% सीट यहां से जीतेंगे, तृणमूल का सफाया हो जाएगा पूर्व मिदनापुर उसके आसपास से, वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। बराबरी का मुकाबला वहां भी चल रहा है। तो ऐसे में ममता बनर्जी का जो दांव था अनुपम, लेकिन जिस तरह के दावे थे उस हिसाब से नहीं चौंकाया। राजीव प्रताप रूडी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अभी खेला होबे कि खेला शेष होबे, आप लोगों को उम्मीद बाकी है कि अभी और भी दौर की काउंटिंग बाकी है, या 203 और 86 आपको एक मैसेज दे रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने पूरी ताकत से वहां पर चुनाव अभियान में हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व लगा रहा, और अगर यही रुझान है तो रुझान दिख रहा है कि मोटे तौर पर टीएमसी के पक्ष में दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की एक अप्रत्याशित जीत नजर आ रही है, और मैं इसके दोहराना चाहूंगा, ये अप्रत्याशित है क्योंकि जिस संख्या से चल करके हम आए, और आपका फिर ये सवाल जरूर सही है कि आप सरकार बनाने की स्थिति में क्यों नहीं गए। तो स्वाभाविक तौर से ये शुरुआती तौर पर जहां 10 वर्षों से ममता जी थी और 35 वर्षों से कम्युनिस्ट पार्टी थी और लगभग लंबे अरसे तक कांग्रेस भी रही है, वहाँ इन सब का बेसिक मूल रूप से लेफ्ट का हो या कांग्रेस का हो, बिल्कुल उपस्थिति नगण्य है। वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा विश्वास था और हमारा मानना भी था कि परिस्थितियां ऐसी हैं पश्चिम बंगाल में जहां हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं, और उसी का परिणाम है कि आज पूरी ताकत से लड़ने के बाद एक अच्छी स्थिति में आए। और हमें लगता है कि एक नजरिया होना चाहिए कि ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा हुआ। लेफ्ट कांग्रेस का लगभग लड़ाई को छोड़ देना, मैदान को छोड़ देना, क्या ये आपके खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, ये देखिए, वहां के दाताओं ने भी और वहां की राजनीति ने भी एक बड़ा पलट लिया है, और वो है कि अब वहां लड़ाई टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के सीधे तौर पर हो चुकी थी। वैसी स्थिति में वहां के मतदाताओं ने लेफ्ट को भी बिल्कुल नकार दिया और कांग्रेस भी नकार दिया, और जो लोग टीएमसी के पक्ष में नहीं थे उन्होंने एक बड़े प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया, जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। और अंतिम रूप से परिणाम क्या होगा? कैंडिडेट्स को टिकट देना क्या लोगों के मन में असमंजस खड़ा कर गया कि ये टीएमसी की बी टीएमसी दूसरा लग रही, बीजेपी नहीं लग रही है ओरिजिनल? देखिए, आपका ये कहना बिल्कुल सही है, ये भी एक तरीका हो सकता है देखने का, लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जिन लोगों को, जिन मतदाताओं ने इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को बढ़त दी है, उनके दिमाग में भी ये था, वो कभी ना कभी कम्युनिस्ट के भी मतदाता हो सकते थे, कांग्रेस के भी मतदाता हो सकते थे, लेकिन एक बड़ा मानसिक परिवर्तन है जब हम लोकसभा चुनावों में 18 सीटें जीत गए, और आज आप ध्यान से देखें तो मोटे तौर पर हमारी उपस्थिति उतनी ही मजबूत 18 के अनुपात में है जो हम लोकसभा सीटों में प्राप्त किए थे। और लोकसभा के बाद हमारे बीच में और पार्टी के बीच में एक बड़ा हौसला बढ़ा था, जिस हौसले के साथ हम चले हैं, और एक अति मजबूत उपस्थिति पश्चिम बंगाल में। अंतिम निर्णय तो शाम तक ही पता चल पाएगा, लेकिन एक अच्छी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में दिखाया है। और कांग्रेस का सफाया, ममता बनर्जी का ट्रेल करना किस तरीके से परख रहे हैं आप लोग इसे? वहां तो पहले भी ममता जी की स्थिति जो प्रचार प्रसार के दौरान दिख रहा था, कमजोर ही दिख रहा था, लेकिन वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वैसे हैसियत में एक राज्य के मुख्यमंत्री का ट्रेल करना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है उस नेतृत्व पर। लेकिन हम उस विषय पर अभी ना जाए, क्योंकि वो परिणाम के बाद ही उस पर विश्लेषण की व्यक्तिगत तौर से एक विधानसभा क्षेत्र में उनकी उपस्थिति और वो राज्य में उनकी उपस्थिति, ये दोनों अलग चीज है। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े हर्ष और उल्लास का समय है कि जहां हम कहीं नहीं थे वहां एक बड़ी उपस्थिति और हमारे बारे में ही चर्चा है, और हमारी हार में भी यदि हार होती है, जिसको जो अभी पूरी तौर से नहीं कहा जा सकता है, उसमें भी हमारी जीत की चर्चा है। एक बहुत बड़ी चर्चा है। रूडी जी, राहुल गांधी ने कहा था सबसे पहले एक बार हारने के बाद कि वो अपनी मॉरल विक्ट्री देख रहे हैं, आज उस नैतिक जीत की झलक आप लोग देख रहे हैं बंगाल में?
देखिए, हमारी लड़ाई, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और हम अगर आप स्पष्ट करना चाहें तो हम जहां 1984 में मात्र 2 सीटों पर थे, और भारतीय जनता पार्टी देश के राजनीति पर उस समय कहीं नहीं थी, और हम 1998 में 182 पहुंचे, 2014 में 144 घटे, लेकिन 2014 में बढ़ करके 207 हुए, और 2019 में 303 तक पहुंचे। तो यही अपने आप में हमारी दृढ़ता का और हमारे संकल्प को दिखाता है कि हम चुनाव अभियान में उतरते हैं, और जिस राज्य की जनता हमारे साथ आती है उसके साथ चल करके आगे तैयारी करते हैं। हो सकता है परिणाम उतने अनुपात में ना दिखे पश्चिम बंगाल में, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर का ही नहीं, पूरे देश के उन राज्यों में जहां हिंदी भाषी राज्य नहीं है, वहां भी हमारी उपस्थिति, चाहे पौंडीचेरी में भी आज हमारी उपस्थिति अच्छी दिख रही है। तमिलनाडु में हम उतने सीटों पर चुनाव नहीं लड़े, लेकिन फिर भी उनके साथ हमारे AIADMK के साथ हमारी उपस्थिति अच्छी है। तो मुझे मोटे तौर से असम में हमारी जीत सुनिश्चित दिख रही है। मुझे लगता है मोटे तौर से भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम चुनौतियों के बीच राजीव जी, लेकिन उपस्थिति दर्ज करने के लिए तो ये चुनाव लड़ नहीं रहे थे आप लोग। इतनी बड़ी फौज जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल में उतारी थी, आप लोग तो जीत का दावा कर रहे थे कि 200 के पार तो जाना ही जाना है, अगर उससे थोड़ा कम हुआ तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर 86 के आसपास आपका आंकड़ा रुक रहा है राजीव जी, तो इस बात को समझना होगा कि बंगाल की जनता ने बीजेपी की इतनी ताकत वहां लगने के बावजूद आपको ममता बनर्जी के सामने खारिज क्यों कर दिया? देखिए, वो बिल्कुल कोई खारिज नहीं। फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि अगर एक बार आप कहते दावा, पॉलिटिक्स में अगर आप भी चुनाव लड़ने जाइएगा तो आपको 1000 वोट ना आए तो भी आप अपने मैदान में खड़े होकर, हम तो राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी सरकार अधिकांश राज्यों में है, और हम अगर दावा करते हैं तो हम दावा का आधार भी है, हमारे देश में राजनीति है, हमारे देश में प्रधानमंत्री है, देश में सरकार, किसी राज्य में हम दावा करके इस स्थान तक पहुंचते हैं तो सबसे मानी जाएगी। और उस जीत के लिए हम सबसे बड़ी बधाई देना चाहेंगे पार्टी को, वहां के कार्यकर्ताओं को। और ये मार्ग तो प्रशस्त हो ही गया है पश्चिम बंगाल में, कि पक्ष में हो या विपक्ष में, राजनीति तो वहां का आने वाले दिनों में राजनीति पश्चिम बंगाल का तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में ही प्रेरित करेगी या रास्ता दिखाएगी या और अहम भूमिका निभाएगी। मुझे लगता है कि ये बिहार में बीजेपी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल होते हुए भी बीजेपी ने उनको भी निकाल के सत्ता तक पहुंचाया और खुद भी शानदार किया। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2019 में आप लोग 121 विधानसभा की सीटों पर लीड ले चुके थे अपने लोकसभा के रिजल्ट के आधार पे, लेकिन 2019 वाला भी रिजल्ट दोहराती हुई बीजेपी नजर नहीं आ रही है। देखिए, स्थानीय स्तर पर जब चुनाव होता है तो कई सारे मुद्दे आ जाते हैं। मोटे तौर पर देखिए